इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने डेफिनेशंस को कर लिए हैं, डेफिनेशन क्लॉज को कर लिया गया है, केस लॉ को कवर कर लिया गया है, एंड जो बैकग्राउंड होता है या हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री को मैंने एक और वीडियो में कवर किया है, तो उसको पहले जाके कवर कर लीजिए, उसके बाद ये आपको अच्छे से समझ आएगी। मूविंग ऑन, यहाँ पे हमारे 4 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 दैट इज प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 और एक चैप्टर इंसर्ट किया गया है, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 जनरल पावर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, चैप्टर 3 इज प्रिवेंशन कंट्रोल अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन, चैप्टर 4 बात करता है फंड्स अकाउंट्स एंड ऑडिट्स के बारे में, 3A, एंड 4 बात करता है मिसलिनियस चैप्टर्स के बारे में। मूविंग ऑन, चैप्टर 3 बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, मेजर्स है प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। सेक्शन 4 बात करता है ऑफिसर्स के बारे में कि ऑफिसर्स अपॉइंट करनी पड़ेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, उसके लिए लोग लगेंगे, तो लोग हमारे आएंगे 4 में, उसकी पावर्स फंक्शन बताई जाएगी, तो बता दिया गया इसी सेक्शन में। फिर पावर्स दी जाएगी डायरेक्शन देने के लिए, और डायरेक्शन देने के बाद अगर इससे कोई भी व्यक्ति का कोई भी राइट्स वायलेट होता है, देन दे कैन अपील टू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। फिर रूल्स रेगुलेशंस बनाए जा सकते हैं इन्वायरमेंट को, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। मूविंग ऑन, प्रिवेंशन कंट्रोल अबेटमेंट ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, यहाँ पे हमने कौन सी चीज़ें हैं जो कि ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल करेगी और उसका ऑफेंस का क्या कितनी पेनल्टी लगेगी, उसके बारे में इस चैप्टर में कवर किया गया है। तो सेक्शन 7 बात करते हैं कोई भी इंडस्ट्री का अलाउड नहीं होगा कोई भी एक्सेस पोल्यूटेंट्स को रिलीज़ करना। 8वां बात करता है कि अगर हजार्डियस सब्सटेंस को हैंडल कर रहे हैं तो फिर प्रिकॉशनल सेफगार्ड के साथ करना पड़ेगा। सेक्शन 9 बात करता है इंफॉर्मेशन देनी चाहिए अथॉरिटीज़ को, एजेंसीज़ को सर्टेन केसेस में। सेक्शन 10 बात करता है पावर इंफॉर्मेशन। 9 बोलता है ड्यूटी है किसी भी व्यक्ति की जो कि पॉल्यूशन कर रहा है कि वो इन्फॉर्मेशन दे, या नहीं कर रहा तभी इन्फॉर्मेशन दे अथॉरिटीज़ को, एजेंसीज़ को। और ये अथॉरिटीज़ एजेंसी उसमें उनके जो भी प्रीमाइसेस है उसमें एंटर कर सकती है, इंस्पेक्ट कर सकती है, सैम्पल्स ले सकती है, और उसका प्रोसीजर वगैरह दिया गया 11 में। गवर्नमेंट एंड इन्वायरमेंटल लेबोरेटरीज़ की बात की गई जहाँ पे टेस्टिंग वगैरह होगी, जो भी सैम्पल्स कलेक्ट किए गए हैं 11 में। अब इस व्यक्ति को करने वाले को हम लोग गवर्नमेंट एनालिस्ट बोलते हैं। फिर गवर्नमेंट एनालिस्ट जो हमारे एक रिपोर्ट पब्लिश करेंगे, देंगे, ठीक है, गवर्नमेंट को। फिर सेक्शन 14A बात करता है अगर सेक्शन 7 का और 8 का कॉन्ट्रवेंशन होगा तो क्या पेनल्टी होगी। सेक्शन 14 का B बात करता है कि पेनल्टी क्या होगी अगर कॉन्ट्रवेंशन हो तो। सेक्शन 9, सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11। मूविंग ऑन, सेक्शन 15 बात करता है रेस्ट ऑफ दी जो भी एक्ट है उसको ऑफेंस माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो ये रेसिडरी प्रोविजन है जो कि एक्ट में कुछ भी दिया है, इस एक्ट में किसी रूल में, किसी ऑर्डर में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, उसमें किसी भी एक्ट को पनिशेबल बना सकती है, पेनल्टी दे सकती है, पनिशेबल भी बना सकती है फॉर दैट मैटर। ये पावर एक तरह से इस सेक्शन में दे दी गई कि और जितने चीज़ें जो इसमें कवर्ड नहीं है इस एक्ट में, वो थ्रू रूल्स, ऑर्डर, डायरेक्शंस कवर किए जा सकते हैं। और ये है हमारा रेसिडरी मतलब जो बचा कुचा अभी कसर रह जाती है वो भी इससे पूरी हो जाएगी। मीन्स कि अगर कोई भी एक्ट इसमें पनिशेबल नहीं है एक्ट में, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में उसको पनिश किया जा सकता है, ताकि कोई भी ऐसा एस्पेक्ट अनटच ना हो जो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करता है। सेक्शन 15A बात करता है कंपनीज के द्वारा कॉन्ट्रवेंशन की, कंपनीज में कौन लाइबल होंगे। सेक्शन 15 बात करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर पॉल्यूशन कर रही है तो कौन लाइबल होगा। फिर इस सब को एजुडिकेट करना, डिसाइड करने की अथॉरिटी कौन है, सेक्शन 15C में बात किया गया। सेक्शन 15D में अपील्स के बारे में बात किया। सेक्शन 15E में पेनल्टीज़ के बारे में पेनल्टीज़ जो होंगी हमारी वो एक अकाउंट में जाएंगी जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फंड रहेगा उसमें जाएंगी, ठीक है। अब इसका फंड का एस्टेब्लिशमेंट हम आगे चैप्टर में करेंगे। और 15F बात करता है कि इसमें हमने क्या किया,
पहले इस एक्ट में पनिशमेंट हुआ करती थी, लेकिन बाय अमेंडमेंट ऑफ 2023 जन विश्वास अमेंडमेंट हमने इसमें से रिमूव कर दिया क्या, पनिशमेंट जेल टाइम को, और हमने इस पर पेनल्टीज ऐड कर दी ताकि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है या फिर ईज़ ऑफ लिविंग है दोनों ही ईजिली स्मूथ कर हो जाए। इसीलिए यहाँ पे हमने पेनल्टी इम्पोज की, और जो पेनल्टी का जो भी अमाउंट होता है वो वेलफेयर, एनवायरमेंट वेलफेयर में ही काम में आता है, इसलिए ये एक अलग से फंड हमने बना दिया। 15F जो है वो बात करता है ऑफेंस फॉर द फेलियर ऑफ द पेनल्टी एंड एडिशनल पेनल्टी। तो यही है कि अगर यहाँ पे हमने फाइन इम्पोज किए और उसने उसको पे नहीं किया तो उनको पेनल्टी हो सकती है, बट वो भी ज़्यादा नहीं होगी, अप टू 3 years होगी। और यहाँ पे ऑप्शन भी रहेगा, और का ऑप्शन रहेगा ट्वाइस दी जो भी पेनल्टी होगी, 2 times, ठीक है, 2 टाइम या ट्वाइस पेनल्टी। तो मतलब पहले में 3 years है, या और में ऑप्शन अप टू 3 years, या और में ऑप्शन है हमारा ट्वाइस दी पेनल्टी। और मूविंग ऑन, अगर नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे बोथ भी देने का ऑप्शन है। तो ये बेस्ड है किसके ऊपर, जुडिशियल डिस्क्रिशन के ऊपर। मीन्स जुडिशरी या जो भी अथॉरिटी, जुडिशियल डिस्क्रिशन तो वर्ड नहीं होगा, डिस्क्रिशन ऑफ द पर्सन डिसाइडिंग, यहाँ पे जुडिशरी पर्टिकुलरली इन्वॉल्व नहीं होती। तो जो भी अथॉरिटी डिसाइड कर रही है उसका डिस्क्रिशन रहेगा इसके ऊपर, राइट। फिर चैप्टर 3A बात करता है फंड्स, अकाउंट्स एंड ऑडिट्स के बारे में, ठीक है। अकाउंट्स के बारे में 16A में दिया है, फंड्स के बारे में 16 में दिया है, अकाउंट्स के बारे में 16A में दिया है, एंड ऑडिट्स के बारे में भी 16A में दिया गया है। यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट के बारे में दिया गया है 16B में, एंड 17 में हमारा बात करता है ऑफेंसेस बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। लेकिन ये जो सेक्शन है ना, ये यहाँ कहीं पे फिट होना चाहिए था, यहाँ पे ये ऑड वन आउट हो गया, लेकिन हम इसको भी पढ़ेंगे अलग से। इसके बाद है हमारा चैप्टर 4A जो कि बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अगर कोई भी एक्ट किया गया है इस पर्टिकुलर एक्ट में जो कि गुड फेथ में किया गया है तो वहाँ उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। कोई कोर्ट के पास, किसी भी कोर्ट के पास कॉग्निजेंस लेने की पावर नहीं है, ये एक्सक्लूड कर देता है। जो स्पेशल अथॉरिटी यहाँ बनाई गई होगी, स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए होंगे, वही उसी कोर्ट के पास पावर होगी। फिर यहाँ पर 21 बात करता है कि जो भी सेक्शंस 3 में पब्लिक सर्वेंट है, अब उनको हम मानेंगे, जो भी पर्सन अपॉइंट कर रहे थे सेक्शन 3 में, तो उनको हम मानेंगे कि एज पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक सर्वेंट बनने से 2 चीज़ें होती है, उनके ऊपर करप्शन लॉ अप्लाई करता है, एज वेल एज अगर कोई भी व्यक्ति उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है, दैट विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 221 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। फिर बार टू ड्यूरिसडिक्शन मीन्स जुरिस्डिक्शन के डिसाइड करने का यहाँ पे दिया गया है जुरिस्डिक्शन के बारे में। पावर टू डेलीगेट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर जो है डेलीगेट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को या अदर अथॉरिटी को, राइट। और इफेक्ट ऑफ अदर लॉज, यहाँ पे बोलता है कि EPA प्रिवेल्स ओवर, अगर EPA वर्सेस अदर लॉ चल रहा है तो कौन जीतेगा, हमारा EPA विल प्रिवेल ओवर अदर लॉ, क्योंकि there is always a saying that general law versus special law। तो यहाँ पे स्पेशल लॉ प्रिवेल्स, अगर जनरल लॉ और स्पेशल लॉ की लड़ाई होती है तो वो स्पेशल लॉ प्रिवेल्स ओवर द जनरल लॉ ऑलवेज, राइट। मूविंग ऑन, लास्ट सेक्शन 25 बात करता है स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल मेकिंग की, तो रूल्स बना सकते हैं। पावर टू मेक रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और इस रूल को अगर बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो उसको पार्लियामेंट में लेट करना चाहिए, मतलब पार्लियामेंट बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में उसको इंट्रोड्यूस मतलब प्रेजेंट किया जाएगा। चलिए चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं, जनरल पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, ठीक है।
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर है, ठीक है। पहला है हमारा 14 पॉइंट्स दिए गए, और ये जो हमारे पॉइंट्स दिए गए हैं वो इलस्ट्रेटिव है, मीन्स बताते हैं कि ऐसा हो सकता है, एग्जॉस्टिव नहीं है कि यही चीज़ें हैं, 14 चीज़ें हमने दे दी वही बस फॉल करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर में, इसके अलावा भी हम लोग हो सकते हैं, यह एक एग्जाम्पल की तरह दे दिया गया है। तो कोऑर्डिनेट एक्शंस कोऑर्डिनेट करता है, मीन्स स्टेट गवर्नमेंट के साथ में या अदर अथॉरिटी के साथ में कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि कोऑर्डिनेट करेंगे एक्शंस को। फिर नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड चेक कर सकते हैं, एमिशन स्टैंडर्ड चेक कर सकते हैं, मीन्स स्टैंडर्ड फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्वायरमेंट प्रोग्राम चलाया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यहाँ पे इन्वायरमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड चेक किया जा सकता है, एमिशन डिस्चार्ज स्टैंडर्ड सेट किया जा सकता है, राइट। उसके बाद रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ी, जैसे अभी दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ गया है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन के कारण बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को अभी रोका गया है ताकि और ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट ना हो, राइट। इसके बाद है एक्सीडेंटल एंड प्रिवेंशन रेमेडियल मेजर्स, ये सारे मेजर्स लिए जा सकते हैं। कैसे हैंडल करना है सब्सटेंस उसके बारे में बताया जा सकता है। एग्जामिन कर सकते हैं पॉल्यूटिंग प्रोसेसेस को, रिसर्च कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। एनवायरमेंट लेबोरेटरीज इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इसको कलेक्ट कर सकते हैं, उसको डिसमिनेट कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं मैनुअल्स को, गाइड्स को, गाइडेंस को, और यहाँ पर रेस्टोरेटरी पावर या एनी अदर दैट मे बी एग्जिस्ट, मीन्स बहुत सारी वास्ट पावर है। तो यहाँ पे हमको बस जानना है कि ये क्या क्या होते हैं। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेट करके काम करता है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अदर ऑफिसर्स या अथॉरिटी से काम करते हैं। नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम चलाते हैं हम लोग, इन्वायरमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ठीक है। एमिशन स्टैंडर्ड सेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है पॉल्यूशन की, कोई भी एक्सीडेंटल या प्रिवेंशनल या रेमेडियल मेजर्स लिए जा सकता है, सब्सटेंस को हैंडल करने के बारे में दिया गया है, एग्जामिनेशन कर सकते हैं हम लोग पॉल्यूटिंग प्रोसेस का, रिसर्च कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, इन्वायरमेंट लेबोरेटरी का एस्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, मैनुअल्स बना सकते हैं, और कोई भी अदर चीज़ें भी की जा सकती हैं, ठीक है। इसके सेक्शन 3 के 3 में बताया गया है कि अथॉरिटी को क्रिएट किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल इन्वायरमेंट ऑथराइजेशन कर सकती है बाय नोटिफिकेशन। जो अथॉरिटीज़ इम्पावर्ड होगी क्या करने की, डायरेक्टली इम्पावर्ड होंगी। कोई भी अथॉरिटी को बनाया गया है थ्रू नोटिफिकेशन, वो अथॉरिटी डायरेक्टली इम्पावर्ड होगी इस एक्ट में, मीन्स ऐसा माना जाएगा कि इसी एक्ट में उस अथॉरिटी का स्टैब्लिशमेंट हुआ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वर्क करेगी, और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट पावर्स देगी वो उसको स्पेसिफाई करेगी, और ये इशू भी कर सकती डायरेक्शन अगर अंडर सेक्शन 5 में इशू करने का, डायरेक्शन इशू करने का पावर है, तो ये भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी CZMA, ये अथॉरिटी इस्टेब्लिश की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था। तो ये ऐसा अथॉरिटीज़ बना सकती ताकि हम लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एनवायरनमेंट को एनी हाउ प्रोटेक्ट कर सके। फिर सेक्शन 4 में बात करते हैं हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिसर। यहाँ पे भी अपॉइंटमेंट कौन कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया है कि ये होंगे वो होंगे, क्या उनकी क्वालिफिकेशंस होगी, कुछ नहीं दिया है, बस यही दिया है कि अथॉरिटीज़ को अपॉइंट किया जा सकता है, और उनका जो ऑफिसर्स होंगे वो डायरेक्ट कंट्रोल में होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, और जो भी अथॉरिटीज़ क्रिएट की गई है सेक्शन 3 में वो सारे उसके कंट्रोल में होंगे, ठीक है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी होंगे ये, और अथॉरिटी जो क्रिएट की गई सेक्शन 3 के 3 में उसके अंडर में ये ऑफिसर्स जितने भी होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेगी। फिर पावर टू गिव डायरेक्शन, यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इशू कर सकती है डायरेक्शन, ये अथॉरिटीज़ भी कर सकती है डायरेक्शन इशू, उनको भी पावर दिया गया है सेक्शन 3 के 3 में। किसी भी व्यक्ति को मीन ठीक है इशू कर सकती है रिटर्न डायरेक्शन, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ऑफिसर को, किसी भी अथॉरिटी को, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अगर नहीं हो रहा है तो, और ये जो डायरेक्शन होगा ना वो बाइंडिंग होगा, मतलब कुछ भी डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया तो ऐसा नहीं एडवाइजरी कि आप करके देखो, ऐसा नहीं, जो बोला गया वो उनको करना पड़ेगा।
मूविंग ऑन, जो भी डायरेक्शंस होंगे उसको डायरेक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्लोजर हो सकता है, प्रोहिबिशन हो सकता है, रेगुलेशन हो सकता है किसी भी इंडस्ट्री का, या फिर कोई भी स्टॉपेज हो सकता है इलेक्ट्रिक, वाटर या एनी सर्विसेज का। जो कि पर्सन एग्रीव्ड होगा वो अपील कर सकता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अंडर सेक्शन 5 का ए। किसी भी व्यक्ति को अगर यहाँ पे ऑर्डर दे दिया गया, मीन्स यहाँ पे उनको डायरेक्शन दे दी गई सेक्शन 5 में, अगर वो व्यक्ति उस सेक्शन 5 में एग्रीव होता है तो वो सेक्शन 5A में जा सकता है। कहाँ? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। बस इतना ही दिया गया सेक्शन, नेशनल ग्रीन NGT के पास जा सकता है 5A में। ठीक है। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी पावर को डेलीगेट कर सकती है सेक्शन 5 की। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को डेलीगेट कर सकती है, सारे को नहीं कर सकती, थोड़े को कर सकती है, और उसको रिवोक भी कर सकती है। यहाँ पे बोला गया है कि डायरेक्शन गिविंग डायरेक्शन वाली पावर ना स्टेट गवर्नमेंट को भी डेलीगेट कर सकती है। फिर मूविंग ऑन, रूल्स टू रेगुलेट द इन्वायरमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल्स बना सकते हैं रेगुलेट करने के इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है। फिर जो 6 का 2 बात आता है कि स्पेशल रूल मेकिंग पावर है किस किस चीज़ें के लिए, स्टैंडर्ड क्वालिटी चेक के लिए, मैक्सिमम अलाउड पॉल्यूशन लिमिट के लिए, हजार्डियस सब्सटेंस को हैंडल करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हजारियस सब्सटेंस को, लोकेशन रिस्ट्रिक्ट कर सकते किसी भी इंडस्ट्री का, या फिर एक्सीडेंटल या प्रिवेंशन एंड रेमेडियल मेजर्स ले सकते हैं। लोकेशन रिस्ट्रिक्शन का मतलब जैसे कि जो TTZ टार्स ट्रेपीजियम जोन है, TTZ ट्रांस ट्रेपीजियम जोन है, एक एरिया डिसाइड कर दिया गया था ताज एरिया के पास, ताज के आसपास, कि वहाँ पे कोई भी ऐसी इंडस्ट्री वर्क नहीं कर सकती जो कि पोल्यूशन कॉज करती, क्योंकि जो ताज की जो ताजमहल की जो वाइटनेस है वो कम हो रही थी, इसीलिए उस चीज़ को लाया गया। 15A में बताया गया है अपील्स टू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, द पर्सन एग्रीव्ड बाय एनी डायरेक्शन, कोई भी व्यक्ति किसी भी डायरेक्शन से एग्रीव्ड है, ठीक है, सेक्शन 5 में जो दी गई है उसके लिए अपील फाइल कर सकता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। ठीक है। और ये माना जाएगा, ये मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सेक्शन 3 में ऐसी कंप्लेन आई है। ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंदर में माना जाएगा कि ये व्यक्ति ने कंप्लेन किया गया है, और ये एक्ट का जो कमेंसमेंट डेट है वो 18 अक्टूबर 2010 है। और जो हमारा जन विश्वास अधिनियम था, जन विश्वास एक्ट था JVA, उसका एनफोर्समेंट डेट था 1 जुलाई 2024। ठीक है। तो ये डेट्स अपने को याद रखने हैं। 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमारा एनफोर्समेंट में आया, क्योंकि ये सब बेयर एक्ट्स में दिए गए हैं ना, तो जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बेयर एक्ट में जो भी चीज़ें दी गई है, इवन अ सिंगल कॉमा इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ठीक है। फिर यहाँ पे अगर कोई लीगल रिकोर्स नहीं मिलता किसी व्यक्ति को, जो भी उसके, तो फिर वो जा सकता है अपीलेट अथॉरिटीज़ के पास। ये चीज़ दी गई है, मतलब फर्स्ट अपील जाएगी 5A में हमारा NGT के पास, उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकते, जो कि EPA में स्टैब्लिश होगी। अब चैप्टर 3 बात करता है प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है। यहाँ सेक्शन 7 बात करता है नो एमिशन बियॉन्ड स्टैंडर्ड, मीन्स कोई स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया, उसके अलावा कोई एमिशन नहीं किया जाएगा। राइट। उसके बाद सेक्शन 8 बात करता है सेफ हैंडलिंग ऑफ हजारियस सब्सटेंस, मीन्स हैंडलिंग जो हजारियस सब्सटेंस है, जो कि घातक कोई भी सब्सटेंस है जो कि बहुत इंजूरियस है हेल्थ के लिए, उसको हैंडलिंग बहुत अच्छे से करना है अपने को। सेक्शन 9 बात करता है कि कोई भी एक्सीडेंट्स होंगे या कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती, उसको ड्यूटी है कि उसको रिपोर्ट किया जाए और असिस्ट किया जाए, मीन्स अगर कुछ गलती हो जाती तो जो भी अथॉरिटी आएगी उसको असिस्ट भी किया जाएगा, और यहाँ पे कॉस्ट रिकवर भी किया जा सकता है। पावर टू एंट्री, इंस्पेक्ट एंड सर्च और सीजर, ये पावर दी गई है। मूविंग ऑन, सेक्शन 7 में दिया गया है नो एमिशन ऑफ डिस्चार्ज, वही बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, बियॉन्ड सर्टेन लिमिट के बाद इस डिस्चार्ज को नहीं किया जाएगा। ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ एक्सेस पॉल्यूशन, सेफ गार्ड बताया गया है कि कोई भी पर्सन जो हैंडल कर रहा है या कॉस्ट टू बी हैंडल है वो परफेक्ट प्रोसीजर्स बनाए,
मतलब प्रोसीजर फॉलो करे और सेफगार्ड जो दिए गए हैं उससे कंप्लाई करे। पर्पस क्या है कि एक्सीडेंट ना हो ताकि, और इंश्योर्स करे कि सही से हजारियस सब्सटेंस का डिस्पोजल, ट्रांसपोर्टेशन, यूज, स्टोरेज हो रहा है। फिर सेक्शन 9 बात करता है फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू अथॉरिटीज एंड एजेंसी इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स एंड अनफोर्सीन इवेंट्स। ठीक है, कुछ भी पर्सन जो कि ड्यूटी पर्सन इन चार्ज है, ठीक है, उनके सामने अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है या फिर एक्सेस डिस्चार्ज हो जाता है तो तुरंत उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करना है। टेक एक्शंस टू स्टॉप और रिड्यूस द पॉल्यूशन, तुरंत मिटिगेट करना है उसको। फिर इंटीमेट करना है, मीन्स इन्फॉर्म करना है, इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को कि एक्सीडेंट हो गया है, और उसके बाद जो भी अथॉरिटीज़ आएंगी उनको प्रॉपर असिस्टेंस प्रोवाइड करने की ड्यूटी है। ये सब ड्यूटी है उनकी। पहले तो होने नहीं देना है, होने से प्रिवेंट करना है, अगर हो जाए तो प्रॉपर मेजर्स लेने हैं, फिर तुरंत इन्फॉर्म करना है, फिर उनको हेल्प करना है। ठीक है, फिर उसके बाद ड्यूटी ऑफ अथॉरिटी टू टेक रेमेडियल मेजर्स एज अर्ली एज प्रैक्टिकल। तुरंत में जो भी अथॉरिटी है उनको तुरंत में उस चीज़ को अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया गया तो उनको तुरंत में मतलब रेमेडियल प्रोसेस में जाना पड़ेगा, मीन्स उसको तुरंत में ठीक करने की कोशिश करनी है, अथॉरिटी को हाथ में हाथ रख के बैठना नहीं है। फिर कॉस्ट रिकवरी, पोल्यूटर मतलब जो भी व्यक्ति है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुए हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉस्ट पे करे। ये जो प्रिंसिपल है हमारा पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, मीन्स जो भी पोल्यूट करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेमेंट करने की, कॉस्ट रिकवरी करने की। तो यहाँ पे कोई भी अगर एक्सपेंस इनकर्ड होता है रेमेडियल प्रोसेस में, मीन्स रेमेडी कर रही है अथॉरिटी, रेमेडी कुछ कर रही है, उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं उस अथॉरिटी को वो प्लस उसका कोई इंटरेस्ट ये ले लिया जाएगा पॉल्यूटर के द्वारा। अगर नहीं रिकवर होता है तो एरियर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू की तरह ले सकते हैं उसको। ठीक है, ये वसूली करने का तरीका बता दिया इन्होंने। फिर सेक्शन 10 बात करता है पावर टू एंटर एंड इंस्पेक्ट। पावर टू एंट्री एंड इंस्पेक्ट मीन्स उसका जो भी अथॉरिटी आती है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हमने बोला गया है, उसको अथॉरिटी है कि वो एंटर कर सकती है या फिर इंस्पेक्ट कर सकती है। जो पर्टिकुलर जो सेक्शन है वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हमारे सेक्शन 3 में अपॉइंट हुए थे उसको पुलिस की पावर देती ताकि इस एक्ट को इन्फोर्स किया जा सकता है, मतलब वो एंटर कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ये पावर दे दी गई है। तो राइट टू एंट्री के बारे में दिया गया, जो भी पर्सन है जो कि इम्पावर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो किसी भी प्लेस में एंटर कर सकता है रीजनेबल टाइम में मगर। ठीक है, उसके बाद जो भी फंक्शन इंटरेस्ट किए गए हैं उसको परफॉर्म करेगा, कंप्लाइंस देखेगा कि ये एक्ट्स का रूल का फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, चेक करेगा कंप्लायंस ऑफ एक्ट्स, रूल्स एंड डायरेक्शंस, सर्च कर सकता है, सीजर कर सकता है, मीन्स जो भी चीज़ें हैं उनको सर्च करेगा, कुछ उसको नीड लगेगी कि हाँ ये चीज़ को रख लेना चाहिए, उसको सीज भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जामिनेशन और टेस्टिंग के लिए। ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट हो, कोई भी इंडस्ट्रियल प्लांट को, रिकॉर्ड को, रजिस्टर को, सबको ले जा सकते हैं। ठीक है, फिर ड्यूटी टू असिस्ट, जो भी इंस्पेक्टिंग ऑफिसर है उसको असिस्ट करना पड़ेगा, जो भी ऑक्यूपायर होगा वहाँ का। ठीक है, और जो पर्सन अगर फेल हो जाता है ये करने के लिए तो ये ऑफेंस माना जाएगा। यहाँ पे हमारा पेनल्टी दी गई है 14 के बी में। ठीक है, और प्रीवियसली इस एक्ट के पहले जो है ना यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट या फाइन का प्रोविज़न था, मतलब इम्प्रिजनमेंट था यहाँ पे, लेकिन जन विश्वास एक्ट में एक शिफ्ट हुआ। ठीक है, पेनल्टी से मतलब हमने शिफ्ट किया इम्प्रिजनमेंट टू पेनल्टी। ठीक है, क्योंकि माइनर टेक्निकल नॉन कंप्लायंस को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया ताकि स्मूथली फंक्शन कर सके। फिर प्रोसीजर फॉर दी सर्च एंड सीजर्स कैसे होगा, सेक्शन 97 ऑफ BNSS के अकॉर्डिंग होगा कि सर्च ऑफ द प्लेस सस्पेक्ट टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी और फॉर्ज प्रॉपर्टी। ये प्रोसीजर दिया गया है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता में कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी एरिया में किसी प्लेस में घुस जाता है और उसको पुलिस ऑफिसर को लगता है कि सस्पेक्टेड है कि वहाँ पे स्टोलन प्रॉपर्टी होगी या फिर कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, तो उस प्लेस का सर्च सीजर किया जा सकता है। यही सेम पावर दे दी गई है अथॉरिटीज़ को अंडर सेक्शन 10 का 3 कि ये अथॉरिटीज़ इस जगह पे जा कर के ये सर्च सीजर कर सकती है। प्रोसीजर ऑफ टेकिंग सैंपल कौन ले सकता है, यहाँ पे हमने चेन ऑफ कस्टडी को स्टैब्लिश कर दिया एनवायरमेंट एविडेंस के लिए।
ठीक है। यहाँ पे पावर कौन ले सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है, कोई भी ऑफिसर ऑथराइज जो वो ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर सैंपल ले करके कोई भी सैंपल ले सकते हैं, एयर सैंपल ले सकते हैं, वाटर सैंपल ले सकते हैं, सॉइल सैंपल ले सकते हैं या फिर अदर सैंपल ले सकते हैं। और कहाँ से ले सकते हैं, किसी भी फैक्ट्री में, प्रोमाइसिस में, किसी भी प्लेस में। ठीक है। अब इस सैंपल जो हमने लिया है उसकी एडमिसिबिलिटी क्या है, एडमिसिबिलिटी एक्सक्लूजनरी रूल दिया गया है यहाँ पे। रिजल्ट ऑफ एनी एनालिसिस इज नॉट एडमिसिबल, कोई भी रिजल्ट है वो एडमिसिबल नहीं होता एज लीगल प्रोसीडिंग अनलेस, ये जो सेक्शन 2 में 11 के 2 में दिया गया है वो एडमिसिबल तभी होगा जब 3 और 4 यानी कि 3 और 4 के प्रोसीजर को प्रॉपरली फॉलो किया गया, स्ट्रिक्ट प्रोसीजर को फॉलो किया गया। सैंपल टेकिंग में क्या है, सर्विस नोटिस, नोटिस को सर्व करना पड़ेगा, इंटेंशन टू एनालाइज सैंपल टू ऑक्यूपायर एंड एजेंट। ठीक है। इंटेंशन टू एनालाइज सैंपल टू ऑक्यूपायर, नोटिस हमने मतलब सैंपल जब भी सैम्पलिंग लेनी है तो एक नोटिस दिया जाएगा। ठीक है, कि हमको सैंपल कलेक्ट करना है। फिर कलेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्यूपायर, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो भी पर्सन इंचार्ज है, उसके सामने में सैंपल लेना है, उस सैंपल को सील करना है, पैक करना है, साइन करना है। ठीक है, साइन किया जाएगा ऑफिसर के द्वारा या ऑक्यूपायर के द्वारा, उसको डिस्पैच करना है, कोई भी जो भी कंटेनर होगा उसको डिस्पैच करना है, कंटेनर को भेजना है कहाँ, एनवायरमेंटल लेबोरेटरी जो कि 12 में इस्टेब्लिश की, वहाँ तुरंत भेज देना है। अब एक्सेप्शन प्रोसीजर, अगर जो ऑक्यूपायर है वो एब्सेंट है तो क्या करेंगे, ऑफिसर अलोन जाएगा, अपने आप कलेक्ट करेगा, सील करेगा, साइन करेगा। ऑक्यूपायर मना कर रहा है तब भी ऑफिसर जाएगा, अकेले कलेक्ट करेगा, सील करेगा और साइन करेगा। ठीक है। फिर इसके बाद एनवायरमेंटल लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की जाती है यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से, और यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन फंक्शन फीस सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में बताएगी। ठीक है, रूल्स बना करके वो बता भी दी होंगी। इसके गवर्नमेंट एनालिस्ट सेक्शन 13 में दिया गया, यहाँ पे अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट रिकॉग्निशन किससे हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से द्वारा है। क्वालिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। ड्यूटी क्या रहेगा, सैंपल्स को एनालाइज करना, सेक्शन 11 में उसको जो भी सैंपल्स मिले हैं उसको एनालाइज करना। अब ये जो रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट जो है वो सेक्शन 14 में आएगा, और यहाँ पे एविडेंशियल वैल्यू क्या है, कोई भी डॉक्यूमेंट रिपोर्ट जो कि गवर्नमेंट एनालिस्ट साइन करता है उसको एज ए एविडेंस लिया जा सकता है। अगर सेक्शन 7 सेक्शन 8 का कॉन्ट्रोवेंशन हो रहा है तो सेक्शन 14A में पनिशेबल है, सेक्शन 9 सेक्शन 10 11 का कॉन्ट्रोवेंशन है, सेक्शन 14B में पनिशेबल है। फिर यहाँ पे पनिशमेंट का मैंने चार्ट बना दिया, सेक्शन 15 से लेके 15F तक। बीच में कुछ सेक्शन जो कि अथॉरिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम कवर नहीं करेंगे, उसको अलग से कवर करेंगे। सब्स्टिट्यूटेड इंसर्टेड बाय जन विश्वास एक्ट एंड 2023, मतलब यहाँ से हमने इंसर्ट भी किया कुछ प्रोविजंस को और सब्स्टिट्यूट किया मीन चेंज भी किया है। सेक्शन 14A बात करता है कॉन्ट्रवेंशन इन सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8। ठीक है, मिनिमम हमारा कॉन्ट्रवेंशन होगा तो मिनिमम पनिशमेंट 1 लाख है और मैक्सिमम 15 लाख है। ठीक है, और 5,000 डेली का लगेगा, अगर डेली कॉन्ट्रवेंशन कंटिन्यू रहता है तो 50,000 डेली का लगता रहेगा। ठीक है, इसके ये एडिशनल है ना, ये बेसिक है। ठीक है, ये इतना बेसिक है और ये एडिशनल है, इसके साथ में ये जाएगा। फिर ऑब्स्ट्रक्टिंग या फेलिंग टू रिपोर्ट करने का, जो भी एक्सीडेंट वगैरह है उसको फेल कर देते हैं रिपोर्ट्स करने से, तो क्या होगा हमारा सेक्शन 9 सेक्शन 10 और 11 को कॉन्ट्रावेंशन होता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं या फिर फेलियर हो रहा है रिपोर्ट सेंड करने, तो मिनिमम हमारी पनिशमेंट 10,000 है और मैक्सिमम है हमारा 5 लाख। यहाँ 10 to 15 लाख है और 50,000 पर डे, और यहाँ पे 10,000 to 5 लाख है, मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 5 लाख और 10,000 पर डे। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर रेसिडरी वाला मतलब कोई भी चीज़ कवर्ड नहीं है, सेक्शन 15 में बताया कि कोई भी चीज़ इस एक्ट में कवर नहीं है तो उसके लिए लाइबिलिटी कितनी होगी, तो सेक्शन 15 में दिया गया 10,000 to 15,000 एंड 10,000 पर डे। ठीक है, 15A में बात करता है कंप्लायंस स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑन एंटिटी, मीन्स कंपनी के बारे में बोला गया है कि कंपनी की स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होती है, तो यहाँ पे 10
1 लाख टू 15 लाख, ये सब याद करने का, इसमें खाली बस ये बेसिक डेटा है। 1 लाख टू 15 लाख, 1 लाख पर डे का रहेगा, ठीक है। मतलब 1 लाख से 15 लाख तक जो भी अथॉरिटी है वो उसको इम्पोज कर सकती है पेनल्टी। प्लस अगर कॉन्ट्रवेंशन कंटिन्यू करे जा रहे तो हर दिन का 1 लाख रुपए लगेगा उनको। फिर कोई भी डिपार्टमेंट है जो कि कॉन्ट्रवेंशन कर रहा है तो उसको जो HOD होता है उनका 1 मंथ का बेसिक सैलरी होगी। और HOD अगर प्रूव करता है कि वो ड्यू डिलिजेंस फॉलो किया है और उनकी नॉलेज के अगेंस्ट हुआ है तो वहाँ पे जो भी अथॉरिटी है, जो कि ऑफिसर हैं, उनकी 1 मंथ की सैलरी को किया जाएगा। फिर फेलियर टू पे पेनल्टी एंड एडिशनल पेनल्टी, अगर फेल हो जाते हैं एडिशनल पेनल्टी पे करने के लिए 90 डेज में तो वहाँ पे 3 साल का की पनिशमेंट दी जा सकती है, अप टू 3 years, या फिर फाइन जो कि ट्वाइस होगा जो भी पेनल्टी अमाउंट है, या फिर बोथ किया जा सकता है, ठीक है। 15B के बारे में बताया गया कॉन्ट्रवेंशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे हमने इंडिविजुअल गवर्नमेंट ऑफिसर के पॉकेट को टारगेट किया है, बस डिपार्टमेंट को नहीं, उस इंडिविजुअल को लाइबल ठहराया। डिपार्टमेंट से तो फिर गवर्नमेंट से ही पैसा आएगा, उस व्यक्ति का पैसा जाएगा, तब उनको डर बना रहेगा कि हम अगर गलती करें तो मेरी बेसिक सैलरी चली जाएगी 1 मंथ की। यहाँ पे लाइबल कौन होगा? HOD होगा लाइबल। कितनी पेनल्टी लगेगी? 1 मंथ की सैलरी लगेगी, बेसिक पे उनका। फिर डिफेंस क्या ले लिया जा सकता है कि उनकी नॉलेज के बिना हुआ या फिर उन्होंने ड्यू डिलिजेंस फॉलो किया था। फिर अदर ऑफिसर्स जो है वो नेग्लेक्ट बाय द ऑफिसर अदर देन HOD, अगर कोई और ऑफिसर इसके रिस्पॉन्सिबल है तो वहाँ पे उसकी बेसिक सैलरी का 1 मंथ की बेसिक सैलरी ली जाएगी। फिर HOD नॉट लाइबल। HOD लाइबल कब नहीं होगा? अगर वो ड्यू डिलिजेंस वो कर देता है, ड्यू डिलिजेंस प्रूफ कर देता है या फिर उसकी नॉलेज में नहीं हुआ तो वो डिफेंस ले सकता है। और अदर ऑफिसर्स के बारे में दिया गया, अगर अदर ऑफिसर करता है कोई और अदर देन HOD तो उसकी ये बेसिक सैलरी जाएगी। आप देखिए एजुकेटिंग अथॉरिटी कौन है? एजुकेटिंग प्रोसेस जो है वो केस गोज टू दी एजुकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो ये व्यक्ति कौन होंगे, इसका क्वालिफिकेशन बताया गया है कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ द जॉइंट सेक्रेटरी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट करना है, और या फिर सेक्रेटरी एट द स्टेट लेवल, ये इसकी क्वालिफिकेशन है। जॉइंट सेक्रेटरी या सेंट्रल लेवल पे हो या फिर सेक्रेटरी एट स्टेट लेवल पे हो, ठीक है। पावर्स जो है क्या क्या है? सम्मन कर सकता है किसी व्यक्ति को कोर्ट की तरह, और किसी को भी प्रोड्यूस करने बोल सकता है डॉक्यूमेंट को। सेक्शन 15C के 3 में दिया गया है कि कोई भी पर्सन को अपॉर्चुनिटी दिया गया जाएगा कि उसका पेनल्टी अगर इम्पोज करा जा रहा है इस एक्ट में तो क्यों ना किया जाए, उसको मौका दिया जाएगा बोलने का। फिर 15(4) में दिया गया है कि फैक्टर्स फॉर द क्वांटम ऑफ द पेनल्टी डिसाइड करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करना पड़ेगा। व्हाइल डिसाइडिंग द फाइन अमाउंट द ऑफिसर मस्ट कंसिडर पॉल्यूटेड एरिया, कौन सा इफेक्ट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेरिएशन क्या है, वायलेशन की, वर्नेबिलिटी ऑफ द अफेक्टेड एरिया क्या क्या कवर्ड है, डैमेज कॉज्ड एंड ड्यू गेन derived profit from the pollution. Hence, the penalty is in addition of the compensation paid under Section 15. Read with the NGT Act 2010. इतना डिटेल नहीं जाना, अपने को बस ये कि क्वांटम डिसाइड करने के लिए हमको एरिया कौन सा इफेक्ट हो रहा है ये देखना पड़ेगा, कितना वायलेशन हो रहा है, ड्यूरेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है वायलेशन होने का, ठीक है। इसके बाद फिर अफेक्टेड एरिया कितनी वर्नेबल है, कितना डैमेज कॉज हुआ, कितना अनड्यू गेन लिया गया है उस व्यक्ति के द्वारा पोल्यूशन करके, ठीक है। फिर अपील्स कहाँ कहाँ जा सकती है? तो अपील जा सकती है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल पे, ठीक है। अपील लाइज टू नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एंड विद इन 60 days of रिसीविंग ऑर्डर्स बाय द एग्रीव्ड पर्सन। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अगर यहाँ पे कोई एजुकेटिंग अथॉरिटी कुछ डिसाइड करती तो वहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के पास जाएगा और 60 days में जाएगा रिसीविंग ऑर्डर्स ऑफ बाय द एग्रीव्ड पर्सन। ट्राइब्यूनल में कंफर्म, सेट असाइड या मॉडिफाई कर सकते हैं आफ्टर गिविंग पार्टीज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। पार्टीज को मौका दिया जाएगा, फिर जो भी डिसीजंस लिए गए हैं उसको ट्राइब्यूनल या तो कंफर्म कर दे या सेट असाइड कर दे या मॉडिफाई कर दे। प्री डिपॉजिट रूल का मतलब ये है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अपील को नहीं सुनेगी जब तक 10% ऑफ द अमाउंट और जो भी पेनल्टी का अमाउंट है उसको डिपॉजिट किया जाए। 10% देना पड़ेगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को, ठीक है।
फिर जो पेनल्टी अमाउंट है हमारा वो क्रेडिट होगा हमारा किस में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फंड में, जो कि स्टैब्लिश की जाती है सेक्शन 15 में। फिर सेक्शन 15F के बारे में दिया गया है, ऑफेंस फॉर द फेलियर टू पे पेनल्टी, ऑफेंस फॉर द फेलियर टू पे पेनल्टी। यहाँ पे अगर पेनल्टी पे करने के लिए फेल हो जाते हैं तो वहाँ पे डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है कि यहाँ पे उसमें पनिशमेंट नहीं है, यहाँ पे खाली पेनल्टी, अनलेस रिफ्यूज टू पे करता है, डिक्रिमिनलाइज कर दी गई है, मीन्स पेनल्टी बस पनिशमेंट नहीं दिया गया है, खाली बस पेनल्टी दी गई है, मतलब फाइन दिया गया है। पेनल्टी दिया जा सकता है, फाइन दिया जा सकता है, सॉरी पनिशमेंट दिया जा सकता है अगर फाइन देने से मना कर दे। फेलियर टू पे पेनल्टी विद इन 90 डेज, हमको जो भी इम्पोज किया गया है उसके 90 डेज के अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। 15F के 2 और 3 में ये बात करता है वाइकेरियस लायबिलिटी के बारे में। बस अपन चेक करेंगे कौन पर्सन इन चार्ज है, कौन पर्सन डायरेक्टली इन्वॉल्व है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, कि कंपनी और उसके बिजनेसेस के लिए एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस कमिटेड, जब ऑफेंस कमिट हुआ था कौन लाइबल है उसके ऊपर इम्पोज किया जाएगा, ठीक है, माना जाएगा कि वो गिल्टी है। डिफेंस क्या ले सकते हैं, नॉलेज के बिना हुआ, ड्यू डिलिजेंस मैंने फॉलो किया था, ठीक है। उसके बाद इवन इफ द पर्सन वाजंट इन चार्ज, ठीक है, और उसको पता था कि क्या हो रहा है और ये हुआ है कंसेंट के साथ, डायरेक्टर के, मैनेजर के, सेक्रेटरी के, अदर ऑफिसर के, तो भी तो उन लोगों को लायबल ठहराया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी इंक्लूड होगी फर्म, ट्रस्ट, सोसाइटी या एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। डायरेक्टर में कौन होंगे, पार्टनर्स, मेंबर्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 3, जिसमें सेक्शन 16, 16A, 16B और 17 है, और मिसलिनियस चैप्टर है जो सेक्शन 18 से लेकर के 18 to 26 तक जाता है।